हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल मैथ बाय आकाश। कैसे हैं आप सभी। हम लोग बात कर रहे हैं फ़िलहाल DSSB के एग्ज़ामों को लेके, है ना। तो आप में से अधिकतर लोगों को तो ये बात पता होगी, बाकी जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ। DSSB के जितने भी PYQ हैं, DSSB के जितने भी PYQ हैं उनको देख रहे हैं फ़िलहाल अभी, ठीक है। उसमें से हम लोगों ने कर क्या लिया। नंबर 1 मैं बताता हूँ, 2024 में जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी को कंप्लीट कर चुके हैं हम अभी तक, है ना। और उसकी एक प्लेलिस्ट भी बन गई हैगी। प्लेलिस्ट अगर आपने देख ली तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी तो जाके चैनल पे प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है ना। साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूँ किसकी, और हाँ 2023 में पीजीटी और टीजीटी के जितने भी पेपर हुए थे, ठीक है, उसमें से 6 से 7 क्लास अभी हमारी हो चुकी हैं, 7 या 8 क्लास लगभग ऐसी कुछ हो चुकी हैंगी, और इतने ही क्लास और लगनी है। और इसके साथ ही साथ क्या होगा कि 2023 के भी सारे पेपर कंप्लीट करा दूंगा मैं आप लोगों को। अभी 2024 में जितने पेपर अब तक हुए हैं उनको कंप्लीट कर लिया है। 2023 में टीजीटी पीजीटी को कर रहे हैं फिलहाल। टीजीटी पीजीटी के 7-8 पेपर और रह गए हैं, 7-8 पेपर कर चुके हैं। इसकी भी प्लेलिस्ट बना दी है, जैसे ही वीडियो बनती है मैं उसमें अपडेट कर देता हूँ। साथ ही साथ फिलहाल आपके वार्डर के पेपर चल रहे हैं, वार्डर के पेपर। तो वार्डर के जो पेपर हैं आप लोगों के, वार्डर के पेपर लास्ट जो हुए थे 2019 में हुए थे, ठीक है। तो 2019 के मेरे पास 2 पेपर थे, ठीक है। हर जगह वैसे 2 ही पेपर मिल रहे थे, इससे ज़्यादा कहीं मिले नहीं। तो जो 2 पेपर थे उन दोनों पेपर का सॉल्यूशन करा दिया है। साथ ही साथ एक मैट्रॉन का पेपर और था, तो मैट्रॉन वार्डर एक ही वैकेंसी है एक तरह से, ये लड़कों के लिए तो ये लड़कियों के लिए है। तो ये भी 2019 में हुआ था, इसका एक पेपर करा दिया, इसकी भी प्लेलिस्ट बना दी है, ठीक है। तो आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जानकारी थी, अगर किसी को चीज़ें करनी है तो यार, तो मेरे हिसाब से कंटेंट काफ़ी ज़्यादा करा दिया है, तो परेशान नहीं होना। किसी को देखना है तो पीछे से जाके देख लो। और हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि 2024 में जितने भी पेपर हुए हैं उसमें मैथ का जो सेक्शन है वो इजी रहा है। 2023 के अगर पेपर देख रहे हैं हम फिलहाल, तो इसका जो लेवल था मैथ का वो ठीक है, ठीक है ना। अगर इसे हम इजी कहेंगे तो इसे हम मॉडरेट कहेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख सकते हैं। वाटर का पेपर ठीक था, ठीक है। मैट्रॉन का पेपर भी ठीक था फिलहाल। हाँ, एक चीज़ और, जैसे कि आज है 10 तारीख, तो आज से पेपर स्टार्ट हो चुके हैंगे। पेपर जब स्टार्ट हो चुके हैं, कल मतलब 11 तारीख में आपको वीडियो मिलेगी 12 तारीख को, ठीक है ना। जैसे आज ये 10 तारीख की वीडियो है तो 11 को मिलेगी आपको, जो 11 को शूट करूँगा वो नेक्स्ट डे 12 को मिलेगी। तो 11 तारीख की जो वीडियो है जो शूट होगी वो किसकी शूट होगी, तो मैं आपको बता देता हूँ। जितने भी क्वेश्चन आए हैं किस में, वाटर के पेपर में, वाटर के पेपर में 10 तारीख में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको मैं कलेक्ट करूँगा। कुछ स्टूडेंट ऑफलाइन भी पढ़ते हैं, ठीक है, उनसे एनालाइज करके, प्लस जैसे भी होता है ऑनलाइन मिल जाते हैं, ऑफलाइन मिल जाते हैं, जितने क्वेश्चन हो सकते हैं मैक्सिमम मैथ के उतने क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ। साथ ही साथ आप लोग एक चीज़ और बता सकते हैं कि जैसे ही टीजीटी पीजीटी का पेपर कंप्लीट हो जाएंगे, 7-8 जैसे ही होंगे, उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि जीएसए के पेपर कर लें, जीएसए के, ठीक है। बाद बाकी आप अपनी राय भी दे सकते हैं कि कौन से पेपर करने चाहिए। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी जानकारी थी आपके साथ साझा करनी थी, ठीक है। चलेंगे अब कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। अगर किसी को लग रहा हो क्वेश्चन निकाल लेते हैं। कंप्यूटर जी क्वेश्चन लगा दो, और आप लोगों को दिख रहा होगा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, तो पहले करने की कोशिश करो इसको, ठीक है। इसको करने की कोशिश करो, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं और देखते हैं कि 1 में क्या दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, कह रहा है कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ए बी सी डी और ई का औसत क्या रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ बताना आप लोग, कभी भी कोई नंबर क्रमागत होते हैं, क्रमागत मतलब कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर, कॉन्जिक्यूटिव मतलब कि जो लगातार संख्याएं होती हैं। अगर मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ 6, 7, 8 3 संख्याएं, इसका एवरेज क्या होगा, तो याद रखना बीच की संख्या एवरेज होती है।
क्या होती है, बीच की संख्या एवरेज होती है किसी भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर में। ठीक है, अगर आप लोग ये कहोगे कि एक संख्या और आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, तो बीच में दो संख्याएं हो गई, इन दोनों को जोड़ो, 2 से भाग कर दो तो एवरेज निकल जाएगा। बात क्लियर है? ठीक है। अगर उसने क्वेश्चन में कहा है कि 5 क्रमागत संख्या है जिसका एवरेज कितना है, 11 है, तो इसका मतलब 11 बीच की संख्या हो गई, इससे पहले 10 रही होगी, ठीक है, और इसके आगे 12 रही होगी, इससे पहले 9 रही होगी और इसके आगे 13 रही होगी, तो 5 संख्या निकाल ली, एवरेज कितना आ गया हमारे पास, जिसका 11 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, ये सी की वैल्यू, डी की वैल्यू, ई की वैल्यू हम कह सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहता है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ई ए, इसका एवरेज पूछा है आपसे, इसका एवरेज पूछा है। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे हम, ए बी की मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 90, ठीक है, ये हो गया कितना 110, ये हो गया कितना, इसकी बी सी की मल्टीप्लाई सी डी की मल्टीप्लाई करेंगे तो 132। देखो यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, कुछ नहीं, ए बी की, बी सी की, सी डी की और किसकी रह गई, इसकी और इसकी रह गई ना, 12 13 की मल्टीप्लाई, 13 दूनी 26, 13 एकम 13, 2 15, ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई कर 13 7 91, ठीक है, डिवाइड बाय कितनी, 2 2 4 और 1 5, 3 2 5, ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो ये बनेगा 605, 605 को 5 से भाग करने वाले हैं, तो यहाँ पर जो आ जाएगा 121 आप लोगों का आंसर आ जाने वाला है। तो उम्मीद करते हैं ये बात आप लोगों को समझ आ गई होगी, आंसर हो जाएगा 121। ठीक है, क्वेश्चन ठीक था, और आगे आने वाले काफ़ी क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो ठीक ठीक मिलेंगे, ठीक है ना। अगर आपको लग रहा है कि आप क्वेश्चन कर पा रहे हो तो वीडियो को 2x पर भी देख सकते हैं, अगर किसी को लगता है कि स्पीड स्लो है तो 2x पर देख लो, ठीक है। खैर हाँ, तो अब बात करते हैं हम किसकी, क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप लोगों को क्या दिया गया है, बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की, है ना। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम लोगों को क्या दिया गया है देखते हैं। इसमें कहा गया है एक ठोस गोले की त्रिज्या हमें दे रखी है कितनी, 10 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या दे रखी है। इसे घन बनाने के लिए पिघलाया जाता है। इस प्रक्रिया में 10% सामग्री बर्बाद हो जाती है। 10 घन को पिघलाकर गोलार्ध बनाया गया, इसमें भी 10% सामग्री बर्बाद हो गई, ठीक है। और गोलार्ध को पिघलाकर समान त्रिज्या के 8 गोले बनाए जाते हैं। इस प्रक्रिया में 10% सामग्री बर्बाद होगी। प्रत्येक गोले की त्रिज्या क्या है। देखो इसको हम कैसे करने वाले हैं, इसको हम ऐसे करेंगे, ठीक है। जैसे पहले गोला था, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। हमने बड़ा आर ले लिया क्योंकि एक और गोला बचेगा हमारे पास लास्ट में। देखो इस आर की वैल्यू हमें 10 दे रखी, पहले कितनी थी 10, तो यहाँ पे किया हमने क्या 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 सीधा कर लिया हमने। यहाँ से इसका वॉल्यूम निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसने क्या कहा 10% बर्बाद हो रहा है, तो इसका मतलब 10 बर्बाद हो रहा है किस पे, 100 पे। परसेंट निकालते हैं ना, या फिर हम ऐसे कहते हैं कि 10 बर्बाद हो रहा है, 10 बर्बाद हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, किस पे 100 पे, 0 से 0। तो इसका मतलब ऊपर वाला बर्बाद हो रहा है, 10 में से 1 गया तो 9/10, 9/10 बच रहा है। बात समझ रहे हो। या फिर ऐसे कर लो कि जी 10 बर्बाद हो रहा है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तो 90 बचा 100 में से। इनिशियली 100 मानते हैं ना, 10 बर्बाद हो रहा है, ठीक है, बटे में 100। ऐसे भी कर सकते हो 9/10, या ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो यहाँ से हमारे पास जो निकल के आ गया 9/10। अब 9/10 हो गया, 9/10 की मल्टीप्लाई करेंगे कितनी बार, 1 बार, 2 बार और 3 बार। तो आप लोगों को लगेगा कि जी 3 बार मल्टीप्लाई क्यों कर दी, और कोई दूसरी आकृति हमने बनाई भी थी। एक चीज़ बताना, टोटल तो ये है ना, टोटल वॉल्यूम ये है, एक्चुअल में तो यही था ना। इसके बाद जितनी भी घटी होंगी तो इसी में से तो निकलते चले गए होंगे, बात सही है, ठीक है। तो हमने इसमें से ही निकाल दिए। इसके बाद जो बच रहा है हमारे पास 8 गोले बच रहे हैं। कितने गोले बच रहे हैं 8। अब 8 गोले बच रहे हैं ना, ये नंबर दे रखे हैं, तो अगर इसका वॉल्यूम निकालेंगे, एक गोला तो निकालना पड़ेगा हमें, कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 8 दे रखे थे, अब 8 की मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे तो 8 गोलों का वॉल्यूम निकल करके आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, देखो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल आउट हो गया। हमें इस आर क्यूब की वैल्यू निकालनी है।
3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट कर देते हैं, ऊपर बचेगा कितना 729, 729 बटे में नीचे बचेगा 8। तो आर क्यूब अगर देखेंगे यहाँ से तो आर की क्यूब की वैल्यू जो निकल रही है तो हमारे पास यहाँ क्यूब रूट चढ़ जाएगा। क्यूब रूट ये किसका हैगा, क्यूब रूट ये होता है किसका 9 में 81 निम 729 और एक हो गया किसका 2 का। तो जो आर की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी आ गई 9/2, मतलब कि 4.5 हमारे पास वैल्यू निकल करके आ गई किसकी आर की। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, कह रहा विजय सूर्य से एक सही 3/5 गुना तेज दौड़ता है। देखो विजय, एक हो गया विजय, एक हो जाएगा क्या सूर्य से, एक सही 3/5, 5 एकम 5 और 3 8, तो ये हो गया 8/5। तो इसका मतलब ये बात याद रखना, जिसका नाम पहले होता है ना, जिसका नाम पहले लिया जाएगा क्वेश्चन में उसकी वैल्यू आगे वाली होगी, नीचे जिसका नाम बाद में लिया जाएगा उसकी वैल्यू ये वाली हो जाएगी। बात क्लियर है। तो इसकी वैल्यू 5 आ गई, इसकी वैल्यू 8 आ गई। ये स्पीड दे रखी है, क्या दे रखी है आपको, स्पीड दे रखी है। मैंने आप लोगों को शायद पहले बताया होगा, नहीं पता आप लोगों को तो मैं आपको बता देता हूँ, ये 5 है। ठीक है। स्पीड का रेशो डिस्टेंस के रेशो के बराबर होता है यदि टाइम कांस्टेंट है। तो हम यहाँ पर टाइम को कांस्टेंट मान लेते हैं, नहीं दे रखा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम कह सकते हैं कि जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 8 और 5 के अनुपात में ही होगा, 8 और 5 के अनुपात में होगा। डिस्टेंस जो है 8 और 5 के अनुपात में होगा। बात क्लियर है। तो डिस्टेंस में अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है देख लेते हैं। कह रहा है कि विजय सूर्य को 93 मीटर की बढ़त देता है। देखो हमने डिस्टेंस का रेशो इसलिए निकाला क्योंकि उसने डिस्टेंस की चर्चा कर दी आगे। तो वो बढ़त दे रहा है कितने की, 3 की। क्वेश्चन में कहा गया है 93 की, तो 93 की बढ़त दे रहा है। तो यहाँ से एक की वैल्यू जो निकलने वाली है 3 3 9 3 एकम 3 31 निकलने वाली है। बात क्लियर है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो कितनी दूर होना चाहिए, तो विजय का पद कितनी दूर होना चाहिए ताकि विजय और सूर्य एक ही समय पर उस तक पहुंच सकें। देखो टोटल मिला के मैं बताता हूँ आपको, डिस्टेंस पूछा गया है तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया। अब टोटल कितना था 8 था, तो 8 की मल्टीप्लाई इसके साथ कर देते हैं। डिस्टेंस की तो वैल्यू तो ये 8 की वैल्यू कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 8 एकम 8 8 3 24। निकालने के लिए आप कहते हैं कि इससे मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, मल्टीप्लाई इससे करके इसमें जोड़ दो कितना 93 जोड़ दो तो भी कितना आने वाला है हमारे पास 248 ही आएगा। बात क्लियर है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आप लोगों का सॉल्यूशन। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है। ए एक काम को 5 घंटे में कर सकता है, बी सी 3 घंटे में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ए किसी काम को 5 घंटे में कर सकता है, बी प्लस सी मिलकर करते हैं तो कितने में करेंगे हमारे पास 3 घंटे में, है ना। 3 घंटे में कर सकते हैं। ए सी 2 घंटे में कर सकता है, ए और सी 2 घंटे में इस काम को कर सकते हैं। बी अकेला इस काम को कितने समय में करेगा। देखो सबसे पहले हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम जो हमारे पास आएगा 5 या 15 दूनी 30, टोटल वर्क आ गया हमारे पास कितना 30। इसकी एफिशिएंसी 6 हो गई, इसकी एफिशिएंसी इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं, 3 धाम 30 हो गया, 2 से काटेंगे तो 15 आ गया। बात क्लियर है। चलिए अब एक चीज़ बताना, हमसे बी का पूछा गया, तो बी का कैसे निकाल सकते हो। देखो ए सी में से ए को घटा दो तो ए निकल जाएगा, और जो आएगा ए सी में से ए घटा देंगे तो सी बचेगा। बात समझ रहे हो। ये किसका है, ये ए का है, ठीक है, और ये किसका है, ए प्लस सी का है। तो इसमें से घटाएंगे तो ए से तो ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा किसका, सी का। तो 15 में से यहाँ से 15 में से अगर 6 घटा देते हैं तो जो निकल के आएगा हमारे पास 9 आएगा। तो 9 किसका हो गया हमारे पास, 9 वैल्यू आ गई सी की। बात क्लियर है। तो 9 वैल्यू किसकी आ गई, सी की आ गई। तो मेरी इतनी बात समझ लेना कि 9 वैल्यू सी की आ गई है। चलिए ठीक है। अब जब सी की वैल्यू 9 आ गई हमारे पास, ठीक है, अगर 10 में से 9 घटा दें, क्यों, बी सी की, भाई बी सी की वैल्यू 10 है, ठीक है, इसमें से सी की वैल्यू अभी हमने 9 निकाली है, इसमें से घटा देंगे तो बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 1 आ जाने वाली है। तो बात क्लियर है। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बी की वैल्यू तो निकालनी थी, बी की एफिशिएंसी निकालनी थी, हमने एफिशिएंसी तो निकाल रहे हैं। अब एफिशिएंसी से टोटल वर्क को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा। अरे आपकी स्पीड 1 है, आपको काम करना है 30 भाग, तो 30 घंटे लगेंगे ही लगेंगे आपको। बात क्लियर है।
तो ये हो गया कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4। समझ आ रहा है तो ठीक है, और नहीं आ रहा तो वीडियो को आगे पीछे करके देख लो, ठीक है ना, समझ आ जाएगा। और फिर भी नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, जिससे कि मैं आगे से जब भी कराऊंगा ध्यान रखूँ इन चीज़ों का। तो चलेंगे अब क्वेश्चन नंबर 45। अब एक चीज़ और ध्यान देना, अभी 45 बोले तो क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर मुझे नहीं लगता ऐसा, शायद हो ऐसा, मैं कह नहीं सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी से D+B में तो ऐसा क्वेश्चन किसी ने नहीं कराया होगा। चलिए देखिए, मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख दिए, अभी बताता हूँ कैसे करेंगे इसको। इसमें जो पूछा गया है, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, सार्थक अंकों की संख्या पूछी गई, सार्थक अंकों की संख्या। तो सार्थक अंकों की संख्या कैसे निकालते हैं मैं आपको ये समझाता हूँ। देखो, जैसे ये लिखा गया है, ये कोई भी वैल्यू है, इसमें आपको सार्थक अंकों की संख्या निकालनी है ना, तो पहले वाला वैल्यू से जो पहले 0 है उसको कभी काउंट नहीं करेंगे। जैसे 8 आ गया, हमें कभी भी, देखो मैं एक चीज़ बताऊँ, सिग्निफिकेंट वैल्यू जो भी निकलेंगी ना अपनी, तो वो कितनी निकलेंगी बता देता हूँ मैं आपको। सिग्निफिकेंट वैल्यू जो भी आपकी, कभी भी सिग्निफिकेंट वैल्यू पूछेगा तो 0 से लेके 9 तक रहने वाली है सिग्निफिकेंट वैल्यू, याद रखना, इससे ज़्यादा नहीं होंगी। कैसे दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं और देखते हैं कि क्या दिया गया आप लोगों को। देखो, इसमें सिग्निफिकेंट वैल्यू पूछिए आपसे, सिग्निफिकेंट, ये क्वेश्चन शायद आप लोगों ने, मुझे नहीं लगता कि किसी ने देखा होगा जल्दी से, अगर PYQ नहीं किए हैं तो। ये PYQ में मिलेगा, किसी चैप्टर में मिलना बहुत ही मुश्किल है, स्पेशली D+B पे, ठीक है। इसमें सिग्निफिकेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, मैं सबसे पहले तो आपको ये बताता हूँ। जैसे कुछ एग्जाम्पल मैंने पहले ही लिख दिए। अगर इसमें सिग्निफिकेंट, पहले वाली संख्या में सिग्निफिकेंट वैल्यू निकालनी है तो याद रखना, देखो 0 को काउंट नहीं करेंगे, डिजिट से पहले 0 काउंट नहीं करेंगे, डिजिट के बाद 0 को हम काउंट करेंगे। जैसे नंबर दे रखा है 8, ठीक है, तो 8 के बाद कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, टोटल कितने हो गए यहाँ पर, 4 डिजिट हो गए। तो इसका मतलब सिग्निफिकेंट वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर 4 आ गई। समझ रहे हो मेरी बात को। जैसे पॉइंट के बाद 0 0, तो इसको काउंट नहीं करेंगे, हम किसको करेंगे, 1 2 3, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाने वाली है। अगर इसकी बात करें तो आप लोग बताओ कितनी होगी, तो देखो 6 आ गया, 6 के बाद तो 0 काउंट होंगी ही होंगी, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब यहाँ देखेंगे 1 2 3, तो इसकी तो 3 ही बन जाने वाली है। अब एक चीज़ देखो, जैसा ऐसा ही कुछ आपके उसमें पूछा गया है क्वेश्चन में, समझ रहे हो, तो याद रखना है किसी की भी पावर माइनस हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम सिग्निफिकेंट वैल्यू देखेंगे तो 1 और 2 बस, और कुछ भी नहीं देखना। तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा, इसका 2 आ जाने वाला है। अगर इसकी वैल्यू की बात करेंगे तो इसकी जो सिग्निफिकेंट वैल्यू है होगी वो कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि संख्या से पहले हम 0 की कोई वैल्यू नहीं मानेंगे यहाँ पर। तो इतनी बात क्लियर है। आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था ये, तो उम्मीद करता हूँ पहले तो आप लोग इसको वीडियो को रोक के क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करके आंसर निकाल लो, उसके बाद आगे सॉल्यूशन देखो, ठीक है। इसकी वैल्यू जो दे रखी है -27 दे रखी है ना, ठीक है। तो देखो मैंने क्या बताया अभी ये इससे तो रिलेटेड हैगा, ठीक है। माइनस का अगर पावर में दे रखा है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसकी कोई मैटर है ही नहीं। इसका कितना आ गया हमारे पास, ये कितनी वैल्यू है, 3, तो सिग्निफिकेंट वैल्यू कितनी आ जाएंगी हमारे पास, 3 आ जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं कि इतनी बात भी आप लोगों के लिए हो गई होगी। मैंने इसके एग्जाम्पल इसलिए दिया आप लोगों को क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जनरली नहीं आता, ठीक है। और आ गया है तो आगे पूछ भी सकता है, और पूछ सकता है तो अभी तो उसने ये वाली वैल्यू दे दी, आगे ऐसी दे देता, ऐसी दे देता। अगर मैं सिर्फ इस क्वेश्चन को करा के आगे बढ़ जाता तो आपको ये जानकारी नहीं मिल पाती जो मेरे हिसाब से ज़रूरी है, ठीक है ना। तो चलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। और आप अपना कमेंट बॉक्स में फीडबैक दे सकते हैं कि आपको कैसा लग रहा है कि ऐसी एडिशनल जानकारी मैं देता हूँ, तो आपको ऐसा तो नहीं लगता कि नहीं भाई क्वेश्चन कराओ और आगे चलो, ठीक है। खैर, आप अपने सुझाव दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है, एक छात्र द्वारा भौतिक विज्ञान मतलब कि फिजिक्स की बात कर रहे हैं, और ये भाई सब बात कर रहे हैं केमिस्ट्री की,
केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं किसकी, मैथ्स की, ठीक है ना। में प्राप्त कुल अंक उनके द्वारा, केमिस्ट्री रासायनिक विज्ञान क्या होता है, केमिस्ट्री में प्राप्त अंक से 150 अधिक ही। कह रहा है कि इन तीनों सब्जेक्टों में जितने भी नंबर मिले हैं हमने, माने एक्स मिले हैं, कह रहा है कि उतने नंबर केमिस्ट्री में, ठीक है, केमिस्ट्री में जो मिले हैं ना वो इन तीनों के जोड़ से 150 अधिक है। तो इन तीनों का जोड़ हमने x माना है, तो ये कितना हो जाएगा, x + 150। क्या बात सही है? तो आप लोग कहेंगे ठीक है। तो एक चीज़ देखना, अगर मैं इस x को उधर भेज देता हूँ, इस x को उधर भेज देता हूँ, तो ये x उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाने वाला है। तो ये केमिस्ट्री भी उधर चली जाएगी, तो केमिस्ट्री से केमिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी। जब इस x से x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस का आएगा, कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब फिजिक्स और मैथ की वैल्यू जो बची है वो हमारे पास 150 बची है। क्या बात सही है? फिजिक्स और मैथ की वैल्यू 150 बची है। इसका एवरेज पूछा है। क्या पूछा है? इसका एवरेज ही पूछा है ना। हाँ, इसका औसत अंक पूछा है। तो 2 सब्जेक्ट हैं और दोनों की वैल्यू कितनी, 75। तो एवरेज 2 से डिवाइड कर देंगे और हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 150 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं बात समझ आई होगी। आसान भाषा में मैंने आप लोगों को बता दिया। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो गया, इसकी वैल्यू हमने एक्स मानी, वो 150 अधिक था सिर्फ केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री उधर चली जाएगी, माइनस हो जाएगा एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया। फिजिक्स और मैथ का बचा 2 सब्जेक्ट थे, इसलिए हमने 2 से भाग कर दिया। एवरेज क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया था, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को क्या दिया गया है। तो बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 देखो, आसान सा क्वेश्चन है। 7 कराना तो नहीं चाहिए, फिर भी करा देते हैं। ये दे रखा है आपको, ठीक है। इसका अनुपात पूछा, तो इसका मतलब होता है कि इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर वाला प्लस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, 198 में 2 जोड़ दो तो ये हो गया 200/3। यहाँ परसेंट का साइन है तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा और परसेंट का साइन यहाँ से हट जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल करेंगे और जो रेशो जाने वाला है 2:3। ऊपर वाली संख्या आगे आती है, बाद वाली नीचे वाली पीछे आती है। तो 2:3 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर और देखते हैं कि 8 में आप लोगों को क्या दिया गया है, ठीक है। कह रहा है कि अलग अलग काम करते हुए P और Q एक काम को 16 और 20 दिन में करते हैं। P और Q अलग अलग कर रहे हैं ना। P करता है 16 दिन में और Q करता है 20 दिन में, ठीक है। यदि वे P शुरू करता है और एक एक करके बारी बारी काम करते हैं तो काम कितने दिन में। अब देखो इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम आ गया हमारे पास कितना, 80। 16 पंजे 80, 20 चौक 80। बात सही है। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 5 और 4 इनकी एफिशिएंसी हो गई। अब एक चीज़ देखना, जब ये काम के लिए आता है तो B नहीं आता, ठीक है। एक दिन ये काम करेगा तो एक दिन ये हो रहा है, एक दिन ये हो रहा है। 2 दिन में कितने भाग काम हो रहा है, तो आप लोग कहोगे 2 दिन में 9 भाग काम हो रहा है। बात तो सही है कि 2 दिन में 9 भाग काम हो रहा है, क्योंकि एक दिन में एक ही करता है। जब एक करता है तो दूसरा छुट्टी भी रहता है, दूसरा आता है तो पहला छुट्टी भी रहता है। तो 9 भाग काम हो रहा है। हम इसको काट लेते हैं, 9 8 72, 8 बार गया। मल्टीप्लाई 2 करेंगे, क्यों भाई, अल्टरनेट डेज में थे, हमने तो टोटल कर लिया ना 9 को, जबकि 9 भाग तो 2 दिन में हो रहा था। 9 भाग 2 दिन में होता, इसलिए हमने इसको काट तो दिया, लेकिन मल्टीप्लाई 2 करेंगे। बात समझ रहे हो ना, क्यों करेंगे, क्योंकि 2 दिन में ही 9 भाग हो रहा था। तो यहाँ से आपके पास आ गया कितना, 16 डेज। 16 डेज में आपका जो काम हो रहा है 9 8 72, मतलब कि 72 भाग काम हुआ है। रिमेनिंग जो वर्क बचा है हमारे पास 8 भाग बचा है, ठीक है जी। अगर ये 8 भाग बचा हुआ काम है, स्टार्ट किसने किया है, P ने शुरू किया है, तो P ही काम करने के लिए आएगा। P अपना 5 भाग काम कर देगा, ठीक है। तो 16 से 17 दिन लग गए जब P आया, तो काम बचा आप कितना, 3 भाग। बात सही है। अब काम करने के लिए कौन आएगा, अब काम करने के लिए Q आएगा। तो Q करेगा 4 भाग, 4 भाग तो काम भी नहीं है, तो डिवाइड कर देंगे 4 से। तो 17 सही 17 दिन ये रहे और 3/4 ये रहे, तो 17 सही 3/4 दिनों में काम पूरा हो जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। 9 की ओर चलेंगे और देखते हैं। देखो 9 आप लोगों को दिख रहा होगा, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। मैं हट जाता हूँ थोड़ा सा, पूरी स्क्रीन पर देखो। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, 2022 में पहले 6 दिन शहर के न्यूनतम तापमान को दर्शाता है। यदि पहले 7 दिन का औसत न्यूनतम तापमान कितना दे रखा है, 56 फ़ारेनहाइट है। तो देखो 7 का दे रखा है, अब 6 का आपके पास है, 1 2 3 4 5 6 का है, कोई दिक्कत नहीं। हमें एवरेज निकालना है, तो हम क्या करेंगे,
43 यहाँ लिख रहा हूँ मैं, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख ही रहा होगा, है ना। 53 और यहाँ पर हो रहा है हमारे पास कितना 50 और 57 और यहाँ पर जाएंगे तो 59, ठीक है, ये हो गया 59। तो 2 2 4 1 5 और एक वैल्यू और रह गई है, उसको और कैलकुलेट कर लेते हैं अब जल्दी से। तो वो वैल्यू है 67। एक मिनट मैं इसको ठीक लिख देता हूँ ना, ज़्यादा आगे पीछे हो रही है। 43 को जोड़ रहे हैं हम, 53 को जोड़ रहे हैं हम, और 50 को जोड़ रहे हैं हम, 57 को जोड़ रहे हैं हम, और आपका 59 और 67 को जोड़ रहे हैं प्लस x। 2 2 4 2 6 एक साथ, टोटल 7 संख्या होगी, तो 7 से भाग भी करेंगे। ये वैल्यू बराबर आ रही है किसके, कितना दे रखा है आपको 56 फ़ारेनहाइट, ठीक है, औसत इतना दे रखा है। तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 7 6 42, 7 पंजे 35, 35 और 4 कितना होता है 39, ये आ गया, ये 7 भी यहाँ से हट गया। अगर इन सबको हम ऐड करेंगे तो ये सब ऐड होने के बाद बनेगा हमारे पास ये ऊपर वाली संख्या 329 प्लस x बराबर में कितना 392। बात समझ रहे हो। हमें अब x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालनी है तो 329 उधर चला जाएगा, तो 329 इसमें से घटा दिया जाए। 12 में से 9 गए, 3 बचेगा, है ना, और यहाँ 8 में से 2 चले गए तो 6 बचा, ठीक है 63। तो x की वैल्यू दिख रहा है ना यहाँ तक, हाँ भाई x की वैल्यू, ओहो दिख नहीं रहा ना, हमने कुछ भी नहीं किया, मैं कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिख रहा तो मैं बता भी देता हूँ। हमने ये लो यहाँ तक तो दिख रहा है ना आपको, इसमें मैंने इसको माइनस कर दिया 329 को, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, तो आप लोग कहेंगे कि x की वैल्यू जो आ गई है वो 63 आ गई है, 63 डिग्री फ़ारेनहाइट। बात क्लियर है। तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था, इतनी वैल्यू तो आपको दिख रही होगी, है ना। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलेंगे। 10 आ जाओ। कह रहा है 16, 18 और 20 और 25 में प्रत्येक से विभाज्य सबसे छोटा पूर्ण वर्ग क्या है। तो कोई दिक्कत भी नहीं है इस क्वेश्चन को करने के लिए, आप लोगों को मेरे हिसाब से तो बेहद आसानी से कर लेंगे। कैसे 16, 18, 20 और 25, इसका आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है। कुछ नहीं करना, आपको एलसीएम लेना है। तो 2 देख लिया हमने, 2 कॉमन, हम क्या कर रहे हैं सबसे पहले कॉमन संख्या देखते हैं और बड़ी से बड़ी कॉमन संख्या देखते हैं। हम देखो आप जैसे निकाल सकते हैं वैसे निकाल लो एलसीएम, मेरा तरीका हो सकता है अलग को, मैं समझाना चाहता हूँ। देखो जैसे यहाँ पर आपने देख लिया डिफरेंस 2 का है, 2 से बड़ी संख्या कोई ऐसी है ही नहीं जो दोनों को काट दे, कोई दिक्कत नहीं। 2 से छोटी संख्या को काटा तो 18 × 144, तो यहाँ पर हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, 18 ठीक से। अब 20 और इसका एलसीएम ले लो, या फिर चाहते हो तो आप इसका भी एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम आ जाएगा आपके पास 100, ठीक है। अब आपको इन दोनों का एलसीएम लेना है, तो इसमें अंतर जो मिल रहा है हमें 4 का मिल रहा है। मैक्सिमम अंतर कितने का होगा, 4 का, जो दोनों को काट दे, तो इससे इसको काटा, 25 चौक 100, 25 चौक 100, 100 और 10 कितना होता है 110, 25 से कम 25, 25 और 26 10 36, हमारे पास जो एलसीएम आ जाएगा वो कितना आएगा 3600। तो देखो 3600 वर्ग भी बन गया, हो सकता है 3600 वर्ग नहीं भी बनता तो मल्टीप्लाई 2 3 इस तरीके से अपनी मर्जी से भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ तो मिल गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आंसर हो जाएगा हमारे पास कितना 3600। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 10। चलेंगे 11 की ओर। यदि अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो अंकित मूल्य प्रिंट प्राइस जो हैगा, यहाँ पर लिखो प्रिंट प्राइस जो हैगा वो कह रहा है कि कोस्ट प्राइस से कितना अधिक है 20% अधिक है। ये 100 मान लिया हमने, इसको 120% मान लिया। आगे कहता है कि और अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो इसका मतलब 90 में सामान को बेचता है, तो 12 में 108, तो ये हो गया इसका एसपी। एक चीज़ देखना, इतने की तुम लेके आए थे, इतने की तुम्हारी जा रही है, तो इसका मतलब 8% का या 8 रुपये का एक ही बात होगी, क्योंकि 100% है यहाँ पर। तो 8 रुपये का या 8% का इतने का आपको प्रॉफिट हो जाने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 11। और चलेंगे अब 12 की ओर, ठीक है। ऐसे पहले भी कई सारे क्वेश्चन करा रखे हैं मैंने आपको, देखना चाहते हो तो तसल्ली से एक एक करके वीडियो सारी देखते जाओ, अपने आप करने लग जाओगे। फिर अगर 10-12 भी क्लास सही से ले ली ना तो अपने आप दिमाग चलेगा आपका। खैर ए बी 16 और 24 दिन में
कर सकते हैं। ए किसी काम को 16 दिन में करता है, बी किसी काम को 24 दिन में कर सकता है। आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए लगातार 2 दिन तक काम करता है, ठीक है ना। देखो इनको एलसीएम ले लेते हैं सबसे पहले, तो हमारे पास एलसीएम आ गया टोटल वर्क के रूप में 72। 72 क्यों आएगा, 6 से तो जाएगा भी नहीं, 4 चौक 24 चौक 96 जाएगा ना, तो 16 छक 96, 24 चौक 96, ये इनकी एफिशिएंसी निकल करके आ गई। क्या आ गई इनकी एफिशिएंसी। ए लगातार 2 दिन तक काम करता है, ए ने क्या किया 2 दिन तक काम किया है, ए ने लगातार 2 दिन तक। अब ए 2 दिन तक काम करेगा तो कितना भाग, 12 भाग काम कर देगा। एक चीज़ देखते हैं पहले, ए लगातार 2 दिन तक काम करता है और बी हर तीसरे दिन काम करता है। तो इसका मतलब है कि भाई एक चीज़ देखो, मैं इसको ऐसे ना अगर कैसे करते हैं कि भाई एक दिन में 6 भाग हुआ होगा, एक दिन में अगर बात करते हैं अगला दिन, एक दिन और ले लेते हैं इसके साथ, तो एक दिन में कितना काम होगा, 6 6 12 भाग काम हो रहा है 2 दिन में। तीसरे दिन मिल गया कौन सा, ये भी मिल गया, तो ये जैसे ही तीसरे दिन मिलेगा तो काम हो गया 16 भाग। तो टोटल मिला के 3 दिन में 16 भाग काम हो रहा है। बात क्लियर है, ठीक है। तो 3 दिन में तो 16 6 96, ठीक है, मल्टीप्लाई 3 कर देंगे, क्यों 3 दिन में लेके आए थे ना हम इस 16 को, तो मल्टीप्लाई 3, तो 6 18, 18 डेज में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का। क्या बात सही है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर, देख लेना जो भी था 12 था वैसे तो। चलेंगे हाँ 13 की ओर चलेंगे अब, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलेंगे। तो देखो एक कार्य को 20 दिन में, अच्छा एक कार्य को 20 श्रमिक प्रतिदिन 8 घंटे काम करके, देखो 20 लोग हैं, अगर मैं 20 लोगों को 8 घंटे काम कराना है तो मल्टीप्लाई ही करेंगे। देखो या तो फॉर्मूला रट लो MDH अपॉन में वर्क, मैं आपको बता देता हूँ, चलो M2 D2 और H2 अपॉन में वर्क 2। लेकिन फॉर्मूला तो है, फॉर्मूला निकला तो वैसे ही यही है ना। अगर मैं कहता हूँ 20 आदमी काम कर रहे हैं और 8 घंटे तक काम कर रहे हैं, आपको टोटल वर्क निकालना हो तो क्या कैसे निकालोगे, मल्टीप्लाई करके तो निकालोगे, जनरल सी बात है कि। तो अगर नहीं समझ आता तो ऐसे रट लो, और अगर समझ आता तो बहुत अच्छी बात है, मल्टीप्लाई करो फिर सीधा, किसी फॉर्मूले की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। 12 दिन तक काम करते हैं तो 12 दिन तक, ठीक है, टोटल वर्क आ गया एक तरह से यहाँ से, ठीक है। तो हमने निकाल दिया कितना टोटल वर्क। आगे कहता है उसी काम को प्रतिदिन 4 घंटे, अब यही काम हैगा, इसी काम को 4 घंटे प्रतिदिन काम करके 32 दिन में, 32 दिन तक। अब कह रहा है कि कितने मजदूर नहीं पता, तो x मजदूर लगा दिए हमने, ठीक है। कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी, बस x की वैल्यू निकालनी थी। तो 8 चौक 32, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, तो 5 तिया 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 15 आ गई। तो 15 श्रमिक चाहिए जो ये काम को निपटा देंगे। तो बात क्लियर हो गई आप लोग को। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर और देखते हैं कि 14 में क्या दिया गया है। 14 मैंने बहुत बार कराया है वैसे आप लोगों को, ठीक है। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो बहुत बार करा दिए, खुद से भी कर सकते हो आप। तो इसे 15% और 25% की 2 क्रमिक छूट के बराबर होगी, तो सक्सेसिव लगाना है बस A + B, ठीक है। और क्या होता है, अब देखो ये साइन डिपेंड करता है आपके डिस्काउंट दे रहा है या फिर प्रॉफिट हो रहा है उस पर, ठीक है। और इन दोनों साइन पर डिपेंड करता है कौन से, ये वाला साइन A × B अपॉन में 100%, बस ये फॉर्मूला हैगा। इसको आ जाओ, ये डिस्काउंट दे रहा है, छूट दे रहा है, तो इसका मतलब है कितना 85, 1 मिनट डिस्काउंट है ना 15, तो -15 लिखेंगे, -15, और आगे जो लिखेंगे 25% की क्रमिक छूट, तो माइनस का फिर से कितना 25%। अब देखो माइनस माइनस आगे जाके प्लस बन जाएगा, तो 15 × 25 कर देंगे अपॉन में 100, 25 चौक 100। बात सही है, बात सही है ना। अब देखो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का ही रहने वाला है, और ये हो गया हमारे पास 30 × 10 40, और यहाँ प्लस होगा, है ना, ये साइन तो प्लस का है। तो इसको अगर इससे काटोगे तो ये जाएगा आपके पास 4 तिया 12, 3 बचा ना आपके पास, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, तो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। यहाँ प्लस कर देते हैं 3.75, ठीक है। 40 में से इसको माइनस कर देते हैं, 40 में से इसको माइनस कर देंगे तो जो भी आएगा आपके पास माइनस का ही बचने वाला है। तो माइनस का कितना बचेगा बता दूंगे आपको, हाँ। 40 में से गए तो ये आपके पास बचेगा 37 36,
36.25 माइनस का, ठीक है। लेकिन आपको फ्रैक्शन में वैल्यू दी गई है, तो 75 25 75 25 चौक 100, ठीक है। मैंने कुछ गलती कर दी क्या? क्योंकि देखो 36 सही तो आपका आएगा, 36 सही 1/4 आएगा आपका, 36 सही 1/4% निकल करके आएगी, बात सही है ना। तो उस हिसाब से अच्छा यहाँ पर ना जब इसमें से माइनस होगा तो 25 आएगा ना बच के, बस ठीक है सब कुछ ठीक है। 25 तो 1/4 हो जाएगा, 25% है ना बटे 100, तो 1/4, तो 36 से 1/4 एकदम ठीक आंसर है, ठीक है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14, पहले भी कई बार कराया है, ठीक है। तो अब जब रिपीट होने लगते हैं क्वेश्चन को तो आप दिमाग में बैठा सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। एक वस्तु को 400 रुपये नगद और 200 नगद अग्रिम वस्तु में बेचा जाता है। 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर देखो पहले तो 15 है, ठीक है। कह रहा है कि एक वस्तु को 400 रुपये नगद, कह रहा है कि 440 रुपये नगद या 200 रुपये की नगद अग्रिम भुगतान पर बेचा जाता है। देखो जनरल सी बात बताता हूँ, आप गए, उसने कहा कि वस्तु का जो रेट है वो है 440 रुपये, तो आपने कहा कि नहीं जी 200 रुपये है हमारे पास। उसने कहा एक स्कीम और है कि 200 रुपये तो अभी दे दो, बाद बाकी 5 महीने बाद 244 रुपये दे देना, 244, जबकि देने कितने थे 240। अरे एक चीज़ बताओ, आपको 440 की सामान है, 200 रुपये आपने दे दिए, ठीक है, तो बचने कितने चाहिए 240। वो कह रहा है लेकिन आपको देने जो पड़ेंगे 244 देने पड़ेंगे, तो 4 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, कितने 5 महीने में। तो यहाँ से 5 महीने में 4 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, इसका मतलब क्या हो गया, वो ब्याज ले रहा है आपसे, क्या ले रहा है, ब्याज ले रहा है। तो यहाँ से एक चीज़ देखना आप लोग कि ब्याज कितना ले रहा है, 4 रुपये ले रहा है। SI × 100 फॉर्मूला तो आप लोगों को पता है ना, ठीक है ना। रेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, SI × 100 अपॉन में P × T, ठीक है, देख लेना। तो यहाँ से प्रिंसिपल की वैल्यू जो हमारे पास है, अब पैसा किस पे दे रहा है वो उधार, तो देखो 240 पे दे रहा है, क्यों, उसने 440 में से 200 रुपये तो पे कर दिए ना उसके, तो बचेंगे कितने 240 बचे, तो प्रिंसिपल कितना आ गया 240 आ गया, ठीक है। कितने महीने के लिए, 5 महीने के लिए, 5/12 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। यहाँ से हमने क्या निकाल दिया, रेट निकाल देंगे। तो 0 से 0 को काटेंगे, 4 6 24 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 2 दूनी 4, तो रेट की जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास 4% आ गई। रेट कितना आ गया हमारे पास, 4% आ गया। तो उम्मीद करते हैं इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई होगी, है ना। तो ये था आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर 15 था, है ना। 16 की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलेंगे। कह रहा है कि जीवाणु की एक निश्चित नस्ल की गिनती 4% प्रति घंटे की दर से बढ़ती है, ठीक है। गिनती शुरू में कितनी थी, 3 लाख थी, ठीक है ना, 3 लाख। तो हम इसको कर सकते हैं आसानी से, कितना हो गया 2, 1 0 और बढ़ा दो, कितने परसेंट बढ़ रही है 4%। अब देखो 4% बढ़ रही है ना, परसेंट को अगर परसेंट का साइन हटेगा नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। अब 100 पे 4 बढ़ रही है, तो इसका मतलब ऊपर कितना आ गया 104। अब इसको काट लो, जब इसको काटोगे किससे, 4 से काटा तो नीचे 25 26, तो 26/25 आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ लिख दिया हमने कितना 26/25 गुणा में 26/25, 26/25, क्योंकि लगातार जो बढ़ रही है वो 3 घंटे तक बढ़ी है, समझ रहे हो, और हर घंटे बढ़ती है। बस इसको कैलकुलेट कर लेना, जो भी कैलकुलेट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो देख लेना अप्रॉक्स में, कर सकते हो इस चीज़ को तो आप खुद से ही। खैर चलेंगे क्वेश्चन नंबर अब 57 की ओर, ठीक है, 57 की ओर चलेंगे, मतलब कि 17। तो इसमें क्या कह रहा है कि सबसे छोटा अनुपात, देखो सबसे छोटा अनुपात आपको कैसे निकालना पड़ेगा, 4 ऊपर आएगा और 23 नीचे आएगा, 4 ऊपर आएगा और 23 नीचे आएगा, ये ए हो गया, ठीक है। अगर मैं बी की बात करूँ, ऑप्शन बी की बात करूँ, तो 12 ऊपर आएगा और 19 नीचे आएगा। सी की बात करूँ अगर मैं, तो ये आएगा 17 ऊपर आएगा और 25 नीचे आएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर डी ऑप्शन की बात करें हम यहाँ पर, ठीक है, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वही उत्तर हो जाने वाला है, ठीक है। तो बस अब इसको आप क्या करोगे, कैलकुलेट कर दोगे और निकाल लोगे, ठीक है ना। मैं लिख देता हूँ, बाद बाकी आप लोग भी निकाल सकते हो। जैसे 0.137 इसकी वैल्यू निकलेगी, ठीक है, और इसकी वैल्यू जो निकलेगी, मैंने वैल्यू पहले ही लिख दी है जिससे कि टाइम ना लगे, ठीक है। डिवाइड करना है, कुछ खास ऐसा है नहीं, तो खुद से भी कर सकते हो ये चीज़ तो। और यहाँ आ गया कितना 0.6315,
और यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी आ जाएगी 0.68। तो अब देख लो कि सबसे छोटी वैल्यू की कौन सी आएगी, सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास कौन सी हैगी, तो सबसे छोटी वैल्यू तो यही हैगी ना 17 हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू हो जाएगी। तो रेशो हो गया 4:23। अब ये मत सोचना कि ये 68 है, 68 के बाद भी आगे कटता चला जाएगा, तो 173 सबसे छोटा बैठेगा। 2 अंकों में देखना चाहते हो तो ऐसे देख लो कि ये 17 है, ठीक है, और वो 68 है, तो छोटा ये है। तो ये बात हो गई किसकी हमारे पास, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये 16 था ना, 16 नहीं 17 था हमारे पास ये। अब बात करेंगे हम 18 की, है ना। करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं कि क्या दिया गया है 18 में। तो 18 में आपको एक डायग्राम दे रखा है। डायग्राम क्या, एक पाई चार्ट बेस्ड क्वेश्चन है ये, है ना। इसमें आपसे पूछा गया है कि वार्षिक परीक्षा में किस अनुभाग में सफलता दर सर्वाधिक है, ठीक है। तो जो पासिंग रेट निकालना है और ABC दे रखे हैं किसमें सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ से देखते हैं हम इसे, क्वेश्चन नंबर 17। अगर एक ही बात करेंगे तो 14 क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। देखो यहाँ फिर फेल उसने दे रखा है क्वेश्चन में, देखोगे तो जो विद्यार्थी दोनों परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए तो वो कितने हैं, पहले 14 आ गया, है ना। और आगे जो दे रखा है कह रहा है कि अगले में जो दिया गया है वे छात्र जो अर्धवार्षिक में अनुत्तीर्ण हो गए लेकिन फाइनल में पास हो गए, है ना। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पास वाले, ये हो गया पास वाले कितने हो गए हमारे पास 12, ये पास वाले हो गए। और यहाँ ये फिर से फेल आ गए और यहाँ ये आ गए फिर से पास आ गए। क्या बात सही है, ठीक है। तो अब देखा फेल इतने हो गए, पास इतने हो गए, ठीक है। इनको जोड़ लिया 64 अपॉन में कितना 64, तो पास हो गए। अब देख लो 22 पे, ठीक है ना। फेल कितने हुए 22 पे। अब ऐसे कर लो या फिर टोटल करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि टोटल कितने थे वहाँ से भी रेट निकल जाएगा और ऐसे भी निकल जाएगा, दोनों की वैल्यू लगभग सेम आएगी। मतलब कि हमें ये पता चल जाएगा कि किस में ज़्यादा परसेंट पास हुए। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2.9 समथिंग निकल के जाएगा, ठीक है ना, अप्रॉक्स में जाएगा। सिमिलर का साइन होता है, सिमिलर का साइन लगा दिया मैंने, 2.9। अब इसी प्रकार से आगे का निकाल लेंगे। इसको तो हमने 2.9 लिख लिया, अगले का देख लेते हैं। अगले का मतलब कि बी का कितना है 21 फेल है, इसमें हैंगे 21 फेल और 10 पास हैं, पास जो है 10 पास हैं, ठीक है। फिर 14 फेल हैं और फिर 58 पास है। तो टोटल मिला के यहाँ पर जो बन रहा है 68 किस पर 25 और 35 पर इनटू में। अब इनटू में क्या निकालना है, हम सिमिलर निकाल देते हैं इसका भी। तो इसकी भी जो वैल्यू आने वाली है हमारे पास अप्रॉक्स आ जाएगी कितनी 1.94, ठीक है। इसी प्रकार से सी का निकाल देंगे। यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ दिख रहा है तो मैं सी का निकाल दूंगी यहीं पर, सी का यहाँ निकाल लो। यहाँ पर हो गया फेल और यहाँ पर हो गया पास, ठीक है। तो अगर पहले वाले की बात करेंगे तो फेल कितने हैं हमारे पास 15 फेल हैं और पास कितने हैंगे पास हो गए हमारे पास 9 पास हो गए, है ना, ठीक है। और यहाँ पर भी 11 ये ले लो और 62 ये ले लो, ठीक है। 6 2 26 हो गया और ये हो गया कितना 71, ठीक है। तो यहाँ से इसको भी निकाल लो 71/26, ठीक है, 71/26। तो ये जो आएगा सिमिलरिटी का साइन अप्रॉक्स में जो जाएगा हमारे पास 2.73 जाने वाला है। कितना जाएगा 2.73। तो जो पास हुए हैं सबसे ज़्यादा वो किस में हैंगे ए में है। तो यही हमारा यहाँ क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इतनी बात भी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। तो इसमें क्या दिया गया, देखो आसान सा क्वेश्चन है कि 3200 की खरीदी है कि 4000 की बेच दी, तो कितने का लाभ हो रहा है 4000 में से 3200 निकाल दोगे तो 800 का लाभ हो रहा है। किस पे लाभ होगा, जितने की खरीदी होती है सीपी पर लाभ होता है इनटू में 100, ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाना भैया, ऐसे भी आप 800 का प्रॉफिट हो रहा है सीपी पर होगा। सीपी कितना था हमारे पास 3200 इनटू में 100, जितने पे खरीदते हैं उसे सीपी कहते हैं, 2 0 से 2 0 और कितना जाएगा 16 दूनी 32 16 पंजे 80, इससे काटेंगे तो ये आ गया हमारे पास कितना 25% हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये होगी बात 19 की। चलेंगे अब 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे।
तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया गया है आप लोगों को, कह रहा है कि, अच्छा हिंदी में देख लेते हैं, इंग्लिश में नहीं देख रहे। एक सिलेंडर की त्रिज्या दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है, तो उसके कुल सतह क्षेत्रफल का और पार्श्व कह रहा है TSA और CSA बताना है। तो एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, TSA और CSA, ठीक है, सिलेंडर का तो क्या होता है 2 पाई R H प्लस R, और इसका क्या होता है 2 पाई R H। CSA होता है क्या 2 पाई R H। बात सही है। एक चीज़ देखना, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो गया, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो गया, है ना। रेडियस दोनों ये बराबर है, तो R से R भी कैंसिल आउट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिलेंडर एक है तो बराबर ही होगी, वैसे तो खैर क्या ही बताना था इस बारे में, फालतू में ही बोल दिया, खैर कोई नहीं। तो H प्लस आर, यहाँ पर H प्लस आर की वैल्यू हमारे पास जो बन रही है ये 100 बन रही है, ठीक है। और यहाँ पर H की जो वैल्यू बन रही है हमारे पास, वो H की वैल्यू 70 बन रही है, बस कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 10:7 आपका आंसर हो जाएगा। तो कंप्लीट पेपर हो चुका है आपका, PGT का था, सॉरी ये पेपर, ठीक है। बाद बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप लोग।